बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बच्चों का तो वीकेंड अब शुरू हो चुका है, एक लंबा वीकेंड, और हमारा वीकेंड भी कल होगा। तो जी सब लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें ताकि आपकी छुट्टियां भी अच्छी हो सके। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और जिनकी बर्थडे है हम उनको भी 11 बजे इंशाल्लाह विश करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज खबरों की तरफ चलेंगे। पहली खबर, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत, अद्वियात की खरीदारी खटाई में पड़ने का खतरा है। सरकारी अफसरान की मौजें ही मौजें, अफसरान की 2% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। पंजाब में बदलने जा रहा है सफर का अंदाज, नया अंदाज क्या होगा आपके साथ शेयर करें। और ख्याबान फिरदौसी की बुसीदा सीवरेज मंसूबे के लिए अहम खबर क्या है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अब्दुलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत। कल मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सीएम साहिबा ने खुसूसी तौर पर फंड्स मंजूर कर लिए अद्वियात के हवाले से। कोई खैर की खबर आती है ना तो उसके साथ ही जुड़ी अगले दिन ऐसी कोई खबर आ जाती है। अच्छा जी खोकर साहब, अद्वियात खरीदारी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन की मद में 1.25 अरब वाजिबुल अदा हैं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो अद्वियात की खरीदारी है उसके हवाले से स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के मद में महकमा स्पेशल हेल्थ केयर जो है 1.25 अरब रुपए का जो है मकरूज है, इसको कहना चाहिए मकरूज है। और वो वाजिबुल दा का मतलब मकरूज है, यानी कि देने हैं पैसे, उन्होंने देना ना दिंदा कह लें। बिल्कुल, और इस हवाले से ये जो महकमा हेल्थ को चाहिए कि फौरी तौर पर महकमा फाइनेंस से खुसूसी तौर पर बजट लें और ये अदायगी करें, ताकि ये दवाइयां मैं आपको बताऊं, ये वो दवाइयां जो गरीब पेशेंट को मिलनी है, जो गरीब मरीजों को मिलनी है, जो अपने पैसों से अफोर्ड नहीं कर सकते और अस्पतालों में उनको फ्री दवाइयां मिलनी है, ये वो दवाइयां हैं। लिहाजा इन दवाइयों पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये दवाइयां फौरी तौर पर मरीजों के पास पहुंचनी चाहिए और मरीजों का बर वक्त इलाज के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये गफलत होती क्या है, मतलब ये क्या होता है, ये ब्यूरोक्रेसी के ढोंग होते हैं कि ये फाइल उधर जा रही है, फाइल उधर जा रही है, पैसे अप्रूव नहीं है, महकमा खजाना ने पैसे अप्रूव नहीं किए। अब तो अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, अब हर चीज ई-फोस पर, आपको पता है जो फाइल वर्क होती है वो ई-फोस पर जाती है, वो मैनुअली फाइल वर्क खत्म हो गई है। और वो ई-फोस पर जब सारा सिस्टम हो गया, सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो फिर देर किस चीज की। इस वाले से मैं चाहता हूँ कि सेक्रेटरी हेल्थ को चाहिए कि वो नोटिस लें और जहां पर ये ब्यूरोक्रेसी की रुकावट है वो दूर करें, और जो क्लर्क लेकर बैठे हुए हैं फाइलें और जो दबाकर बैठे हुए हैं ये फाइलें, उनको आगे भेजें ताकि महकमा खजाना से पैसे जारी होकर अस्पतालों के, क्योंकि उसके बाद जब दवाइयां आती हैं तो फिर अस्पतालों में पहुंचने में भी देर लगती है वो मरीजों तक, क्योंकि पूरे पंजाब के अस्पताल हैं वो जहां पर दवाइयां ही जानी है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका नोटिस। ठीक है राव साहब, देखिए बड़ा संगीन मसला है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत घरों में अद्वियात फराहमी का दावा कर रही है और क्लिनिक ऑन व्हील की बात की जा रही है, फील्ड हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है, इनिशिएटिव्स हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के, लेकिन दूसरी तरफ टीचिंग हॉस्पिटल्स जहां पर जमे गफीर होता है। अगर मुझे लगता है सीएम साहिबा के इन तमाम चीजों को नाकाम बनाने में ये ब्यूरोक्रेसी पेश है। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये जो रेड टेपिज्म है, ये खोकर साहब जब अखबार में थे तो रेड टेपिज्म खोकर साहब बहुत ज्यादा तस्करा होता था कि जिस फाइल में पैसे हैं, ये रेड टेपिज्म की वजह से लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता था। और ये जो हमने ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ये उसके बावजूद ये इस तरह की रुकावटें आना, मैं ये समझता हूँ कि आपने सूबे के 12 करोड़ गरीब लोग, 50 करोड़ उनको निकाल दें जो साहिब हैसियत हैं, लेकिन जो 50 लाख लोग जो साहिब हैसियत हैं उनको निकाल दें, 12 करोड़ लोगों का बराह रास्त इंटरेक्शन होता है सिविल हॉस्पिटल्स में। और अगर आपने तजर्बा करना हो तो जो लाहौर शहर के बड़े सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप पूरी तरह से अगर देखें तो लाखों की तादाद में यौमिया लोग आउटडोर और इमरजेंसीज में चेकअप के लिए आते हैं। ओटीज़ में, जो ऑपरेशन थिएटर्स में डेली बेसिस पे मुख्तलिफ वार्ड्स के ऑपरेशन जो हैं वो हो रहे होते हैं।
अब गुजारिश ये है कि जब अद्वियात की किल्लत होगी, जब इस तरह से 1 अरब और 30 करोड़ रुपए आप जब नादहिंदा होंगे, अदा ही नहीं करेंगे, और जाहिर है जिसकी भी ये गफलत है, वैसे तो वज़ीर आला पंजाब हर चीज का नोटिस लेती हैं और एक मामला आप इतने स्मूथ तरीके से लेके चल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का अब तक की जो गवर्नेंस हमने देखी है, हम बेशुमार उस पर एतराज़ात हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को उस पर बड़े एतराज़ हैं, लेकिन ऑन दी होल अगर आप देखते हैं तो आपको जो भी डिसीजन किया जाता है उस पर एग्जीक्यूशन बड़ा स्मार्टली नजर आती है। लेकिन इस मामले में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, अब सारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पास हैं, और अगर लाखों की तादाद में जो पेशेंट्स योमिया वहाँ पर आते हैं, आगे से अद्वियात नहीं है, और फिर बहुत बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके बाहर क्यों इतनी ज़्यादा फार्मेसीज का बिजनेस आपको नज़र आता है? इसी वजह से आता है, अद्वियात को शॉर्ट करवाया जाता है और उसके बाद वो अद्वियात बाहर से लाना पड़ती हैं, और ऑपरेशन थिएटर में अद्वियात दस्तयाब नहीं है। ये बिल्कुल एक मुसल्लमा हकीकत है जिसको तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर पंजाब गवर्नमेंट इस मामले पर अपनी आंख नहीं खोलती और होश के नाखुन नहीं लेती तो यकीनन ये उन लाखों मरीजों की के जख्मों पर नमक छेड़ने के मुतरादिफ होगा जो मुफ्त अद्वियात के। जाहिर है सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल में वही जाएगा जो बेचारा डिप्राइव्ड है, जिसके पास इस्ताद नहीं है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ क्या किसी को जवाबदेही भी है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब को जवाब दिया, मिनिस्टर हेल्थ को जवाब दिया। मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक साहब की ये ड्यूटी है कि वो अपने सुपरविजन करे, ओवरलुक करे, महकमे को गाइडलाइन दे और पॉलिसी दे। ये 4 चीजें जो ड्यूटी है मिनिस्टर की, और मिनिस्टर सरबराह होता है महकमे का, और मिनिस्टर जो है ना वो काफी एक्टिव भी है, और मैं देखता रहता हूँ कि दौरे करते रहते हैं, हमारे टीवी चैनल पर चलता रहता है कि वो मुख्तलिफ अस्पतालों के फील्ड के दौरे निकल पड़ते हैं, सुबह रात 10-11 बजे तक फिरते रहते हैं। तो उनकी ये ड्यूटी है कि ये इस खबर का नोटिस लें, और खासतौर पर जो अद्वियात जो है इस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस वजह इससे खबर के मुताबिक ये बहुत सारी दवाइयां जो है वो जान बचाने वाली दवाइयां भी हैं, और बहुत सारी दवाइयां जो है वो कैंसर की दवाइयां भी हैं, और बहुत सारी दवाइयां जो हार्ट के पेशेंट की दवाइयां भी हैं। अभी कल ही मुझे एक पेशेंट का फोन आया कि मेरे पास दिल की दवाइयां खत्म हो गई है, तो मैं PHC अस्पताल में खड़ा हूं तो मुझे दवाइयां नहीं मिल रही, तो मुझे मेरे लिए किसी को फोन करे तो दवाइयां मिले। इस तरह के लोगों के फोन आ रहे होते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि दवाइयां कम से कम कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब जो YDA पर भी मैं बात करूंगा कि YDA वाले अपनी तनख्वाहों के लिए तो मुजाहरे करते हैं, अपने हकूक के लिए तो मुजाहरे करते हैं, अद्वियात के लिए क्यों मुजाहरे नहीं करते? पेशेंट के लिए क्यों YDA मुजाहरे नहीं करती? अच्छा, इसमें खोखर साहब एक चीज और है, क्या मतलब डॉक्टर बेचारे किधर अच्छा इसमें एक और चीज है। खबर के मुताबिक जाहिद चौधरी साहब की स्टोरी, इसमें बाकायदा मेंशन है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल चुकी है। उसके बावजूद जो वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम है जो कि मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट है, उसमें भी रुकावट है और उसका बिल भी जो है वो अदा नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह से इसका मतलब ये है कि ये बराह रास्त जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उसमें हम किसी की नीयत, वजीर की नीयत पे शक नहीं करते, वो मेहनती आदमी हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों को वो लुक आफ्टर भी करते हैं। लेकिन ये जो मामलात हैं, माली मामलात या इंतज़ामी मामलात हैं, इसमें भी इसका मतलब ये है कि अगर ये गफलत आती है तो ये तो वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट आप फेल करने जा रहे हैं। यही क्रेडिट लेती है ना वज़ीर आला पंजाब, यही लीवरेज लेती है ना कि जी हमने मेडिसिन लोगों के घरों तक पहुंचाने शुरू कर दिए, होम डिलीवरी शुरू कर दी है। टीम आपकी आपके कामों को सपोर्ट करती है, यहाँ आपकी टीम आपके कामों पे पानी फेर रही है। आपके सामने ये सारी सूरत-ए-हाल। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत की मुश्किलात और हुकूमत को नाकाम करने की फिर साजिश कर, बिल्कुल ऐसे मैं तो इसको साजिश कहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आपकी टीम आपको नाकामी की तरफ लेके जा रही है। बट CM साहिबा प्लीज इस मामले पर आप जरूर जो है नजर डालेंगे, बड़ा अहम मामला है। अस्पतालों में बेचारे मरीज जरूर रहे हैं और आज उम्मीद सिर्फ आप हैं और आपके किए हुए कामों को, आपके बहुत ज़बरदस्त कामों को अगर टीम इस तरह से ख़राब करे तो मेरे ख्याल से इस पर फिर नज़रसानी करनी चाहिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो कारकर्दगी क्या है? गफलत, गैर संजीदा रवैया। आई एम रियली सॉरी बट नवाजिशात की बरसात है। कैसर खोकर साहब की खबर है,
और खबर यह है कि डीएमजी और पीएमएस अफसरान को 2% सूद पर कर्जा मिलेगा। खोखर साहब, बड़ी आला परफॉर्मेंस है क्या? जी बिल्कुल, जो अफसरान है उन्होंने, हुकूमत ने इनको 5 अरब रुपया मुहैया किया है सरकारी खजाने से जो टैक्स के पैसे थे, और उस पर यह हुआ है कि अफसरान को 2% शरह सूद पर कर्जा मिलेगा, और ग्रेड 17 का जो अफसर है उसको 50 लाख रुपए मिलेगा, ग्रेड 18 का 1.5 करोड़, और 19-20 के जो अफसर है उसको 2 करोड़, और 21-22 का जो अफसर है उसको 2.5 करोड़ रुपए। कर्जों की जरूरत होती है घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए ये पैसे मिलेंगे। जवाब तो दे दे सवाल का, इनको जरूरत होती कर्जों की? जी बिल्कुल जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर इनको मिल रहा है तो वो डॉक्टर या इंजीनियर को भी मिले, जो दूसरे ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजिम है उसको मिले। सर अफसरों को सब कुछ मिलता है, अफसरों की सहूलतें मिलती हैं। अब जो सेक्रेटरी है उसको तनख्वाह जो है वो एक बेसिक तनख्वाह डबल मिलती है, क्योंकि वो सेक्रेटरी है, घर के उसके टेलीफोन गैस का बिल का बिजली का बिल जो है वो सरकार अदा करती है। तो जबकि दूसरे जो मुलाजिम है उनका क्या कसूर है? या सबको दे, जो सबका यकसानियत होनी चाहिए, या सबके बिल करो के हुकूमत अदा करे, लेकिन सेक्रेटरियों के बिल और बिजली के बिल और गैस के बिल पेट्रोल की हुकूमत अदा करती है, लेकिन बाकी मुलाजमीन के नहीं। अब डॉक्टर या इंजीनियर ये सवाल करते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें ना गाड़ी मिली है, ना दफ्तर मिलता है, ना पीएन मिलता है, ना अलाउंस मिलते हैं, और ना ये कर्जा जो है मिलता है डॉक्टर इंजीनियरों को। वो फिर रोते हैं, वो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं डॉक्टर। 100% बात बिल्कुल ठीक है राव साहब। अच्छा, वो ना हरफे आम में अब तो ये पीएएस ग्रुप है ना, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, चूँकि इंडिया में आईएएस है और यहाँ पे पीएएस, और इससे पहले इस ग्रुप को डीएमजी ग्रुप कहा जाता था। एम आई राइट खोखर साहब? बिल्कुल। अच्छा, डीएमजी, आपको पता है कि हरफे आम में डीएमजी क्या छोटे जो अफसर हैं वो क्या कहते हैं इसको? वो कहते हैं डाके मार ग्रुप। तो मुझे डीएमजी इसकी तस्दीक करते हैं ना आप? बिल्कुल कि डाके मार ग्रुप कहते हैं इसको। और डाके मार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिग्नेटरी होते हैं हर समरी के, हर फाइनेंशियल के। अब देखें, अंधा बांटे रेवड़ियां बार बार अपनों में, और ऑब्वियसली किसी ना किसी ने तो इनिशिएट किया होगा कि जी कर्ज दे दें। बिल्कुल कर्ज दें, मैं कर्ज मिलने की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं उस क्राइटेरिया की मुखालफत कर रहा हूँ कि 2% पर क्यों? फिर 2% पर पूरे पंजाब को दें, फिर आम आदमी को भी दें आप। फिर क्यों नहीं दिया जा रहा आम आदमी को भी? आम आदमी को भी दो। आम आदमी को अब 13% जो पॉलिसी रेट है इस वक्त, और उसके बाद 4% काइबर लगेगा। यानी आम आदमी को आज भी अगर लोन लेना है, गाड़ी, घर, बच्चे की शादी, बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो उसको 17 से 18% जो है वो अब पड़ेंगे। और बड़ी मुश्किलों से जाके वो लोन मिलेगा। जब ये 23-24% था जो इंटरेस्ट रेट, तो उस वक्त ये 32-33% पे जाता था। तो मुझे बताएं कि कहाँ 2% और कहाँ 32-33%? क्या घर, गाड़ी, और इनको इन नवाजिशात की जरूरत भी नहीं है, बच्चों की शादी, क्या छोटे अफसरान के मसाइल नहीं है? तो इस तरह की, अब चूंकि ये सिग्नेटरी हैं डीएमजी, डाकेमार ग्रुप है, तनख्वाहें बहुत कम होती हैं डीएमजी, और डबल होती है आम सरकारी मुलाजिम। तनख्वाह को आप छोड़ें, इनके जो बरात होती है इनके घरों में चले जाए, GR1 में एक ही घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं, और बेगबात के लिए लहदा सरकारी गाड़ी, बच्चों के लिए लहदा सरकारी गाड़ी, अपने लिए 2-2 गाड़ी सरकारी लहदा। फिर इनके बहुत सारे अफसरान हैं जिनके मैं क्या नाम लूं, जिन पर एंटी करप्शन के केस चल रहे हैं, लेकिन उनको वो हुकूमत ने, एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी थी, 4 अरब रुपए सलामी इकट्ठी हुई। सेक्रेटरी एनर्जी है, सेक्रेटरी एनर्जी जो है इस वक्त पंजाब का, उसने ये क्या किया कि वो जब बावलपुर डीसी था तो वहां पर उसने सरकारी जमीन अपनी बीवी के नाम लाट कर ली। बाद में शहबाज शरीफ ने उसको सरेंडर कर दिया, मरियम गवर्नमेंट ने उसको सेक्रेटरी एनर्जी लगवाया हुआ। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये तो एक वो केस है। अभी खोखर साहब को अगर जो ही याद आते रहेंगे तो ये तो एक लंबी फहरिस्त होगी अपनों को नवाजने की। अच्छा, गुजारिश ये है कि इनके अपने, अब हम जो बात करते हैं कि इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसके बाद घर, गाड़ियाँ, फिर जिस तरह से तज़किरा कर दिया खोखर साहब ने कि बच्चों के लिए, और सरकारी भरमार आपने देखनी हो तो शाम के औकात में आप जो मेन बुलेवार्ड का मॉल 1 का जो एरिया है, या लिबर्टी मार्केट या राया में अगर आप जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये सारा फ्यू, चूंकि ये सिग्नेटरी हैं और इसका फायदा उठाते हैं, और ये 35 से 37 साल का ये एक प्रोजेक्ट होता है, जो एक ब्यूरोक्रेट जब आता है तो 35 साल इस मुल्क को नोचता है। हमने टारगेट किया हुआ है पॉलिटिशियंस को, और इनका सारा गंद, इनका किया दरा पॉलिटिशियंस के सर पे होता है, और पॉलिटिशियंस को उठाना पड़ता है। पॉलिटिशियंस को भी होश के नाखून लेने चाहिए, और इस तरह का जो नवाजिशात हैं, ऑलरेडी
ये इनके कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं है जिसकी दुबई या कहीं और पर प्रॉपर्टी ना हो, और बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और अब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो स्कीम्स आती हैं ड्यूल नेशनलिटी की, उनसे हमारे ये लोग सारे मुस्तफीद हो रहे हैं और बतदरीज हो रहे हैं, और इतने बड़े लेवल पे आप देखें। ये नवाजिशात ना कम नहीं होने वाली। सिस्टम जब चलाए ये लोग रहे हैं और अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं, तो फिर इस चीज पे क्या बहस करनी। जनवरी में इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप लाहौर पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, राव साहब आपकी खबर है, कब हमें रवा दवा नजर आएंगी? देखिए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था, और इसका सारा जो क्रेडिट है वो बिलाल अकबर खान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को जाता है, जिसने दिन रात इस पे काम किया, और उनके हमरा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी भी ज़ाहिर है, और उनका ये एक लाइजन है। ये वजह है, ये जो नताइज आप देख रहे हैं बसेस के हवाले से, कि आपने अखाड़ बिछाड़ नहीं की, जो चीज़ें सीक्वेंस में थी उनको जब चलने दिया आपने निगरान गवर्नमेंट के बाद, और उसके समरात अब आपको मिल रहे हैं। शुरू किए हुए जो प्रोजेक्ट थे वो अब पाया तकमील को भी पहुँच रहे हैं। इसमें 8 करोड़ 50 लाख की बस है इलेक्ट्रिक बस, जो डीजल या पेट्रोल की बस है वो 6 करोड़ 50 लाख के, 2 करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन माहौल दोस्त हैं। ये 27 बसेस आएंगी, ये 2 रूट्स पर चलनी है। के लिए, आज पूरे पंजाब के लिए। ये कल वहाँ से, आज या कल ये चाइना से डिस्पैच हो रही हैं लाहौर के लिए। ये शिपमेंट कराची, और 20 से 21 जो जनवरी है ये कराची पोर्ट पर पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर 7 रोज में ये लाहौर में होंगी, और 31 जनवरी को इनका प्लान है कि इनको केनाल रोड और एक जो स्टेशन से आरे बाजार का रोड है, जो रूट है, उससे इसको मुंसलिक किया जाए, ताकि इन रूट्स पर एटलीस्ट ये माहौल दोस्त बसेस जो हैं वो चलती हुई। कलर इनका बड़ा ज़बरदस्त है, ग्रीन, और आपने कल देखा जो माहौल दोस्त रंग भी है, जो तस्वीर जारी की गई हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पर ट्वीट भी की थी, और ये मजमूई तौर पर तकरीबन 650 बसेस आनी है आपके पंजाब में, जिससे मुख्तलिफ शहरों में ये चलती हुई नजर आएंगी। और माहौल दोस्त अच्छी चीज है, और ये इलेक्ट्रिक बस से सबसे पहले जो ओवरऑल हमारे माहौल की सूरत हाल थी उसके लिए तो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। कैसर खोकर साहब? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये पुरानी जो डीजल बसें हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बसों की तरफ जा रही है, कारें भी इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, और सिविल सेक्रेटरीट की जो पंजाब की इंतजामिया है उनने अफसरों के लिए गाड़ियां जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक का चॉइस करना शुरू कर दिया। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इसका मुआयना भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का किया है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो अफसरों को दी जाएंगी अगले मरले में। तो इसके वाले से पूरी दुनिया, अमेरिका जो यूरोप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बसों पर, इलेक्ट्रॉनिक कारों पर आ रहा है, और पेट्रोल और डीजल की जो मार्केट है वो ख़त्म हो रही है आस्ता आस्ता। और इवन सऊदी अरब जो है वहाँ पर भी उन्होंने देख लिया है कि अब अगला जो दौर है वो पेट्रोल और डीजल का नहीं है, तेल का नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपनी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया, और ऐसी ऐसी इमारतें या चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं जो टूरिज्म को जो अट्रैक्ट करेंगी, ताकि अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री से पैसे कमाए जा सके। लिहाजा हुकूमत पंजाब को भी चाहिए कि इस हवाले से जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बसें के साथ साथ हमारी टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है उसको भी जो है वो डेवलप करे, और जो बाकी जो सरकारी कम से कम जितनी भी बसें हैं वो, क्योंकि आपको पता ट्रेन तो पहले इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता बिजली पर ट्रेन चलती है हमारी एक, वो कराची से लाहौर से पेशावर तक, पेशावर से कराची तक जाती है, बिजली पर चलती है। वो एक ट्रेन जाती है, एक ट्रेन जाती है ऊपर बिजली पर चलती है, बिजली पर बिजली पर एक चलती है। जो फर्स्ट एवर आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी ये ऑरेंज लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम था। तो इसके वाले से हुकूमत को चाहिए कि इकदाम करे और फौरी तौर पर तमाम जो पंजाब की बसें हैं उनको रिप्लेस करे, और तमाम जो बसें हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक बसों पर लेकर आए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो प्राइवेट बसें हैं उनको भी चाहिए बस ओनर अभी जो एक इनिशिएटिव लिया गया उसको तो हम जरूर अप्रिशिएट करते हैं। राव साहब, मुझे सीएम साहिबा की खबर पे आने देश क्या जरूरिया के निर्ख, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत अहम मामला है। हम रोजाना यहाँ पर लोगों की ये गुजारिश पहुंचा रहे होते हैं, इंतजामिया तक, सीएम साहिबा तक के लोग परेशान हैं कि निर्ख पर अमल करा दें और सफाई, 2 चीजों का सीएम साहिबा ने कहा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया था, यानी कि रोटी सस्ती की, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इस पर इंटरेस्ट शुरू कर दिया। अब कल मैं नान लेने गया तो नान मुझे महंगा मिला,
तो कीमत कितने का जो मिला में? वो 30 रुपए का नाम उन्होंने दिया जी। 5 रुपए वापस बनती है। तो वो उन्होंने कहाँ दिया। से कोका अब करवा दें वापस? ये मॉडल टाउन से। मॉडल अब देखें करवाते हैं इस हुकूमत ने मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो हुकूमत का बड़ा कमजोर है। एक दफा हुकूमत इंटरेस्ट लेती है, उसके पीछे पड़ जाती है और फुली तौर पर जुर्माने, सील बंद करना और जेलों में बंद करना, गिरफ्तारियां, FIR शुरू हो सही जाती कह रहे है। हैं। लेकिन बाद में फिर हुकूमत एकदम पीछे हट जाती है और फिर दुकानदार जो मार्केटों वाले वो फिर मनमानी शुरू कर देते हैं। और हुकूमत को ये प्राइस मैजिस्ट्रेट हमारे हैं, अभी तक रोजाना हम ये खबरें पढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे होते थे तो ये खबरें पढ़ते होते कि प्राइस मैजिस्ट्रेटों को फाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्राइस मैजिस्ट्रेट ही फाल नहीं हो सके, ओहो, जिसकी वजह से। छोटे थे तब की और बात। देखिए प्राइस मैजिस्ट्रेट जो है ना वो अगर फाल नहीं हो सके और जो जिली इंतजामिया है वो अभी तक जो है वो उस पर अमल नहीं हो सका, और जो चीज़ें जो लिखी होती है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही होती, दवाइयों की चीज़ें जो है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, तो उस पर वो खुद भी खुद चिट लगाकर दवाई की कीमत के ऊपर अपनी दवाई पैसे लिख लेते हैं और मन रेट वसूल करते हैं। इस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर जो है, जनरल स्टोर है, वो भी अपनी वो चिट्टे लगाकर कीमत की और मनमानी कीमत वसूल करते हैं, और हुकूमत का इस पर जो ग्रिप है वो बड़ी कमजोर है जी। और सीएम साहिबा ने चले खोखर साहब ने तो कह दिया कि हुकूमत की इस पर ग्रिप कमजोर है, यानी रिट उस तरह से नहीं है। ये KPIs के हवाले से कल मीटिंग थी, जो अब चूंकि आपके 41 अजला हैं, 216 तहसीलें हैं और 10 डिवीजन्स हैं, अब नया जो इंतज़ामी ढांचा पंजाब का है, इसके हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की इंडिकेटर्स के हवाले से जो मीटिंग थी उस पर कल पेशरफ्त ये हुई है कि अब फिर से जो है वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया है। शाबाश भी कई डिप्टी कमिश्नर्स को दी गई है, कई की सरजनिश भी की गई है, और अशिया खरनोश की कीमतों के हवाले से और तजावज़ात के हवाले से बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पंजाब गवर्नमेंट ने। आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर एक जैसी जो मॉडल कार्ड्स हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये उसी का एक एटलीस्ट एक जैसी हो, सिमेट्री हो, और इसके साथ साथ इसमें तजावज़ात से जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है उसको रोका जा सके। तो तमाम अशिया ज़रूरिया के हवाले से नई एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी बनाई जा चुकी है, जिसके हवाले से जो फाल तो हो चुकी है अमलन, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बाज़ारों में जो रेट्स हैं सरकारी अशिया खुरनो जो कि वो कुछ और हैं और वसूल आपसे कुछ और किए जा रहे हैं, तो इस पर जो गिरफ्त है वो थोड़ी कमज़ोर इसलिए पड़ जाती है कि अब पहले तो महकमा नहीं था, अब तो महकमा भी इसके लिए स्पेशली अब तो जवाब दिया है कोई इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब, चूँकि उसका क़याम अमल में लाया जा चुका है, उसके हवाले से जो भर्तियों का अमल है वो शुरू किया जा चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को इस हवाले से बाकायदा इख्तियारात दिए गए हैं और वो समाप्त करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जल्द अज जल्द इसकी फोर्स पूरी करें और फिर इस पर इसी तरह से काम करने की ज़रूरत है जिस तरह से आप अपनी मुखालफ सियासी जमात की हर चीज़ को जो है वो काउंटर करते हैं। तो अशिया खरनोश के हवाले से भी ऐसी है। इस पर मॉनिटरिंग के साथ साथ जरूर आप खुद फॉलो अप लें, अवाम का मसला हल होगा तो ऑलरेडी तो आप अवाम की पसंदीदा हैं, मजीद हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि ख़ियाबान फिरदौसी की बोसीदा सीवरेज मंसूबे के लिए खबर है महकमा हाउसिंग पंजाब ने उसूली मंजूरी का मरासला जारी कर दिया है। वो वाले जान था, बल्कि बहुत बड़ा ये मसला था। राव साहब देखिए, बड़े अरसे से ये चीज़ें प्लान हो रही हैं। आपको याद होगा कि बहुत पुरानी रोड्स हैं मॉल टाउन में जो कि 70 साल से भी ज़्यादा को अरसा गुजर चुका है, लेकिन कभी वहाँ पर आपको इस तरह से शगाफ पड़ता हुआ कभी सुना है वैसे आपने मॉल टाउन में या गुलबर्ग के किसी एरिया में? क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे वो जिन्होंने डिज़ाइन किया था, और यहाँ पर ठेकेदार होता है हाजी सदीक, और ये 85-86 या 90 की दिहाई में ये ख़ियाबान फिरदौसी की तामीर हुई है, और कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं गाड़ियाँ गिरने के। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने उस वक्त पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, कि ये इस तरह के हादसात बार बार क्यों। इसका मतलब है इतना नाकस आपने वो इस काम किया और इतना वहाँ से माल बनाया, और उसके बाद फिर आप चलते बने, और अब फिर से 1 अरब और 90 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं सरकार को। और इसके बाद आप देखिएगा कि 10 साल बाद पता नहीं हम होते या नहीं होते, फिर इसी तरह की सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पर जो प्लान किया जाता है वो हैरानकुन बात है कि वो 5 साल 10 साल और 4 साल के चक्कर में रहते हैं, जबकि ये अंदाज़ा ही नहीं इनको है। ये कल की बात है, ये जो अब इतनी पुरानी सोसाइटी नहीं है जोहर टाउन, और इससे पुरानी अगर आप सोसाइटीज़ देख लें तो आपको इस तरह तो समनाबाद में भी नहीं हमने कभी देखा। बिल्कुल ऐसे। जहाँ पर आप देखें जो कि 50 से पहले की सोसाइटी है, वहाँ पर भी हमने इस तरह का नहीं देखा। इवन इस तरह की सूरत हाल तो हमने जो इस्लामपुरा है वहाँ पर भी नहीं देखी। ये जो नई सोसाइटियाँ जिन पर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो चुके, और उसके बाद इनकी हालत ये होती है कि जाते जाते गाड़ी में बंदा सफ़र कर रहा है और उसके बाद उस खड्डे में गिर जाता है। कितने वाक़यात रिपोर्ट में। तो अब चले पिछली बातों को अगर हम छोड़ भी दें, अव्वल तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो ये काम करते हैं, और संगीन मसला है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। इनसे जो शोर्टी बॉन्ड्स लेने चाहिए, और अगले कम अज कम 25 साल के लिए तो सीवरेज को ठीक रहना चाहिए ना। अगर इतनी खतीर रकम खून पसीने की आवाम की यहाँ पर लगेगी तो कम अज कम इतने अरसे तक तो इसको ठीक है। लेकिन बदकिस्मती है कि हर 5 साल 6 साल बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई इस तरह का वाकया फिर रिपोर्ट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है सारा सिस्टम। लाहौर गवर्नमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत वासा जो है उसको लाहौर का सीवरेज सिस्टम ठीक करने के लिए 15 अरब रुपए इस साल मिले हैं। टोटल ये टोटल प्रोजेक्ट जो है ये 128 अरब का है, लेकिन बाकी पैसे अगले साल 138 अरब का बाकी अगले साल पैसे मिलेंगे। इस साल जो है ना वो 15 अरब रुपए वासा को मिले हैं, और 20 अरब रुपए जो है वो तरक्याती जो स्कीमें हैं, जो सीवरेज है, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, वो बल्दिया लाहौर को मिले हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ख्याबान फरदौसी जो है इसका सीवरेज मनसूबा 1 अरब 90 करोड़ रुपया लागत सिर्फ इस वजह से आई है कि बार बार ये मनसूबा डिले हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कास्ट बढ़ गई है। अब हुकूमत को चाहिए कि इसको वासा को चाहिए कि इसको मजीद डिले ना करे। अगर 1 अरब 90 करोड़ है, अगर 1 अरब 90 करोड़ है, चलो इसमें ये मुकम्मल कर लें ताकि ये बार बार डिले ना मनसूबा हो। मनसूबा डिले होगा तो कास्ट बढ़ जाएगी, और मनसूबा बर वक्त मुकम्मल हो, कॉस्ट बढ़ गई वो एक अलग बात है, सम्राट आवाम तक पहुंचे। वो एक अलग बात है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो पहले डला हुआ था वो उसकी हालत बदतर क्यों हुई। उससे किसी ने पूछा कि जिसने ये डाला था वो किधर है, वो कंपनी किधर है? क्योंकि अगर आप दोबारा वो काम करने जा रहे हैं, जाती जाती गाड़ियां इसमें गिरती रही नहीं, अब आपको इनको पहले पूछना नहीं चाहिए, ख्याल रखना है। ये हम ये नहीं कह रहे कि ना रोड बनने के बाद आपको नजर आए कि अच्छा मसला था वो तो वहीं का वहीं रह गया। मजीद इसको डिले ना करें, इसको फौरी बनना चाहिए। ठीक है, ये नागजीर है क्योंकि आगे शौकत खानम का लिंक इसके साथ मिल रहा है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। ट्रैफिक की वहाँ पर जो शहरी है वो हैजानी कैफियत में मुब्तला है। लेकिन गुजारिश ये है कि आपने जो पहले बनाया गया था, जब ये रोड डिजाइन हुई थी, तब जो सीवरेज डाला था वो किधर गया? उसका कोई इतने हादसात हुए इसी एरिया के आसपास ही सारे हादसात हुए। नहीं, अब पुरानी बातों को जाने, जो नया हो रहा है उस पर हम जाने दें, लेकिन किसी को एग्जाम्पल बनाएंगे तो आइंदा के लिए ये रुकेगा ना, वरना हाजी सदीक एंड सन्स फिर वही काम होगा, हाजी शरीफ एंड सन्स वही काम होगा। नहीं, आपको ये देखना है कि पहले नकाइज कहां थे। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि इतनी बड़ी रकम आप खर्च करते हैं, कोई गैर मुल्की कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व कर लें, कम से कम कोई काम तो ठीक हो जाएगा। चले आपका पैसा लगेगा, काम तो ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट आपको ये परेशानी नहीं होगी कि काम ठीक नहीं। जाहिर है, मतलब यहाँ तो सोच ही ये नहीं है कि अगले 25 साल में इसको इस्तेमाल करने वाले जो लाखों लोग। लेकिन राव साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ आप अच्छा काम कर सकते हैं, सिर्फ आपने नियतें साफ कर लेना तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। वो नहीं हो सकती वो अगर आप ये सोच लें कि जो पैसा है जिस मकसद के लिए है वही लगाना है, तो फिर मामला जो है अच्छे खासे पैसे बचते हैं। ईमानदारी से काम करके भी, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे बचते हैं सरकारी कामों में। अगर आप ईमानदारी से भी काम करें, एज पर लॉ काम करें, तो फिर भी आपको पैसे बचते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर फाइल पहिया सिस्टम और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तमाम तर बेड़ा गर्क हुआ है, और उसकी कॉस्ट फिर आपको दोबारा पे करनी पड़ती है। अगर अभी आप 1 अरब 90 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, तो अगले 5 साल बाद अगर फिर इस तरह का कोई वाकया होता है, फिर सीवरेज सिस्टम खराब निकला है, तो फिर क्या करेंगे? कौन रिस्पॉन्सिबल है? चले ये टेकन टू टास्क वाला काम भी आपको करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें बहुत, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में होता था, वो जो ऑरेंज लाइन के पैकेज 2 के ऊपर वो कॉल्सन एक फर्म थी, उसकी जानिब से ज़रा सी गफलत आई तो उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, और उसके बाद उसको यहाँ से निकाला गया, उनके पैसे भी रोके गए, उनका सामान भी जब्त किया गया। इस तरह की मिसालें जब आप सेट करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो हैं
वो आपको जब पैसे बच ना रहे हो तो फिर तो अलग बात है ना, पैसे भी आपको बचते हैं, काम फिर उस तरह का कर देते हैं कि लोगों को उसकी कॉस्ट डबल क्यों पे करना पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, इसका फॉलोअप भी साथ साथ लेते जाना चाहिए, वो साहब वाली बात के डिले भी नहीं होना चाहिए ताकि इस पे डबल वो जो हो जाता है, हम देखते हैं कि डिले के साथ इस पे खर्च जो है वो डबल हो जाता है, वो भी होना चाहिए। साथ साथ प्लीज क्वालिटी पे जरूर मेंटेन जो है वो करें, क्योंकि इस पे नो कॉम्प्रोमाइज, बहुत ज्यादा बिजी रोड है और उसके पहले बहुत सारे मसाइल हैं, और अगर आप पैसे मिल ही रहे हैं, दोबारा बन ही रही है, तो इसकी इंश्योरेंस जो है प्लीज जरूर दें कि काम अच्छा होना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग फिर एक बार की जा रही है, और इसके लिए चीफ इंटरनल ऑडिट को मॉनिटरिंग के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तस्वीर के मुताबिक बिलिंग ना होना इजाफी यूनिट चार्ज करने के मुतरादिफ है। कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों से निशानदही हुई है और जरा सा जो है ना वो एक मामले से आपका ध्यान इधर उधर होता है और फिर वही काम शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से जो वापडा है, जो लेस्को है, वो ओवर बिलिंग से बाज नहीं आता, और जो सार्फिन है वो फिर मुतबादल तौर पर, इंतकामी तौर पर चोरी से बाज नहीं आते। ये दोनों जो चलते हैं, और इसका नुकसान जो है वो जो ईमानदार सारफ है उसको भुगतना पड़ता है, बेचारे को ओवर बिलिंग चली जाती है। वो ईमानदारी से पूरा महीना जो है बिजली इस्तेमाल करता है, लेकिन आखिर में उसको ओवर बिलिंग का बिल का सामना करना पड़ता है। या चोरी का जो होती है तो वो चोरी का मलबा जो है वो ओवर बिलिंग करके पूरा किया जाता है, और इस वाले से जो चोरी अगर होगी तो ओवर बिलिंग भी होगी, और अगर ओवर बिलिंग होगी तो फिर चोरी भी होगी। तो इस हवाले से वापडा को चाहिए कि वो ओवर बिलिंग ना करे। जो ईमानदार सारफ है उनको उनके मुताबिक जितनी यूनिट इस्तेमाल किए उतना ही बिल भेजे, ताकि उतना ही बिल उनसे वसूल किया जाए। ताकि ओवर बिलिंग अगर होगी तो फिर बेचारा जो ईमानदार जो कंधे पर जो बैठा हुआ जो सारफ है वो फिर चोरी का सोचेगा और फिर चोरी की तरफ चले जाएगा। एक दफ़ा चोरी करेगा तो फिर वापडा का मीटर रीडर या वापडा के लैंडमैन से वो मिल जाएगा और फिर चोरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वापडा के अमले के बगैर चोरी नहीं होती। लिहाजा वापडा को चाहिए कि ओवर बिलिंग ना करे ताकि लोग चोरी ना फिर करें, और चोरी से भी लोग बाज हो जाएंगे जब ओवर बिलिंग नहीं होगी तो। और दूसरा ये कि वापडा को चाहिए कि जो बिल है उनकी किस्तें भी करे, और फिर दूसरा ये कि महीने का अगर कोई बिल जमा नहीं कराता तो उसकी बत्ती ना काटे, क्योंकि हालात इस तरह के हैं। बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, 70% से ज़्यादा आबादी जो शहर की है वो सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजार रही है, उनका खर्चा गुजारा नहीं होता, वो उधार लेकर गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से अगर कोई बिल अदा नहीं करता तो अगले महीने देख लिया जाए। अगले महीने नहीं, आप एक साथ के ऑप्शन दे दे कि चले एकदम से अगर किसी से पूरे पैसे नहीं निकल सकते तो किस्तों की सूरत में जो है वो बिल्कुल आस्ता आस्ता बिल जमा करा दे। लिहाजा इस हवाले से वापडा को चाहिए कि तो कोई होश के नाखून ले जी। हम ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, बल्कि राव साहब के कमेंट की तरफ सॉरी मुझे जाना था। जी राव साहब, देखिए लेस्को के हवाले से अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें आती हैं, कभी ओवर बिलिंग है। ये तो वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जब मुदाखलत की और उसके बाद मामला सामने आया, बहुत बड़ा चेंज आया जो माजी में कभी नहीं आया था। करोड़ यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा डाले गए। अब ये मसला ये है कि बार बार इस तरह की शिकायत आना, इसका मतलब यह है कि किसी को कोई कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचता, कोई किरदार जिसकी वजह से फिर इस तरह की खबरें आना शुरू होती हैं, और किसी को डर या खौफ है ही नहीं कि क्यों सार्फिन को तंग किया। खोखर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 70% लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजारा अपना कर रहे हैं। नो डाउट, और ऑलरेडी बिजली की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और आपको याद होगा कि खोखर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिजली चोरी करना भी जायज़ है। तो खोखर साहब आपको याद है ना, और आपने क्यों कहा था, इस वजह से आपने कहा था तंग आके कि यार इतनी कीमतों में इजाफा, जब कीमतों में इतना इजाफा और ऊपर से ओवर बिलिंग के बाद बंदे जाएं तो फिर जाएं कहाँ। ये तो इनको खुदा का खौफ थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दे साथ की, अगर आप आसानी दे देंगे तो लोगों के लिए जो है वो मजीद आसानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर आएंगे शो में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम अपने प्रोग्राम में मौसम बदलने के साथ साथ स्किन के असरात तो डिस्कस करते रहते हैं। मेरा बहुत बड़ा मसला ये, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बालों में खुश्की जिसे हम कहते हैं, और एक्चुअली वो वाली जो कि बहुत लोगों का मसला ये होता है कपड़ों पर गिरी हुई नजर आती है। सारी बात है, जब आप ऑफिस जाएंगे, किसी इवेंट पे जाएंगे तो फिर आप परेशान तो नजर आते ही आते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि पर्सनली मेरे बालों में सिकरी जिसे आप कहते हैं, खुश्की कहते हैं, वो तब ज़्यादा होती है जब मैं गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। खैर इस पर हम आगे चल के राय भी लेंगे। तो
गंजेपन पे भी बात करेंगे, बाल गिरने पे भी बात करेंगे, नेचुरली जिन लोगों के बाल कमजोर हैं उनको क्या करना है, बदलते मौसम के साथ आपकी हेयर केयर क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर कंजा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बदलते मौसम में हम स्किन केयर की तो बात करते हैं, बाल आजकल अच्छे लगना भी बहुत ज़रूरी है, तो बालों की केयर क्या करनी है? जी है ना, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हम बहुत ही हॉट शावर्स लेना शुरू कर देते हैं, गर्म पानी से बाल धोना शुरू कर मुझे देते हैं। ठंडे पानी से तो बिल्कुल भी नहीं नहाया जाता, मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाती बहुत ज़्यादा गर्म पानी से, लेकिन प्लीज़ बालों को बचा लें गर्म पानी से, क्योंकि जैसे ही आप गर्म पानी बालों में लगाएंगे उनका सारा मॉइस्चर जो है वो गर्म पानी के साथ बह के निकल जाएगा ओहो। और क्यूटिकल्स डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए एक प्रोटीन है, आपने अंडे को देखा है, अंडे को जब आप तवे पे डालते हैं तो वो कैसे बॉयल हो फौरन से फ्राई हो जाता है, तो आपके बाल भी प्रोटीन्स हैं, आप उनके ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे वहाँ पे, और उनका सारा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, क्यूटिकल्स डैमेज हो जाएंगे। तो बहुत ठंडा पानी मैं बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर या नीम गर्म पानी से आप बाल धो सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बात की कि डैंड्रफ का इशू बहुत कॉमन है, तो डैंड्रफ जो है वो गर्म पानी से आता है और बहुत ज़्यादा स्कैल्प इरिटेट हो जाती है, तो उन लोगों को भी ख़ास तौर पे एक तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू लाजमी रखना चाहिए और नीम गर्म पानी या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से बाल धोने चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जैसे ही ड्राई सीज़न, सर्दियों का सीज़न आता है तो आपको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, आपको एक एक्स्ट्रा लेयर, एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर चाहिए अपने बालों के ऊपर। तो उसके लिए हमेशा मैं कहती हूँ कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर केयर एज वेल। तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल ले लें, नारियल का तेल ले लें और उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स कर लें। इसको हम 1 और 3/4 की रेशो से भी बना सकते हैं कि 1 पार्ट आप कैस्टर ऑयल का लें और 3 पार्ट्स आप जो हैं वो कोकोनट ऑयल के लें। तो इनको मिक्स करके रख लें, ये आपकी बेस्ट है आपके बालों के लिए, आपकी आई लैशेज़ के लिए। तो आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी बालों पे लगाएंगे, आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही बालों में जान आना शुरू हो जाएगी और ग्रो बहुत तेज़ी से करते हैं बाल। सही जी, चलें जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त। और फिर अब मुझे ये बता दें, हम कहते हैं कि लोगों ने कहा था, डॉक्टर साहिबा ने ये कहा है, तो अब हर रोज़ इसका इस्तेमाल करना है, ओवरनाइट करना है, पूरा दिन आपने बालों में ऑयल लगा रहने देना है। तो इसके लिए आपने करना क्या, कितनी देर इनाफ होती है बालों में अगर आप ऑयलिंग? देखिए बालों में हमें ऑयल जो है वो सिर्फ आपकी बालों की शाफ्ट पे चाहिए, जो ये लंबाई में है बाल। स्कैल्प पे हमें नहीं चाहिए ऑयल बिल्कुल भी। स्कैल्प पे आपने अगर करना भी है तो हल्की सी आप फ़ौरन से 5 मिनट्स की वो मसाजिंग करें एंड दैट्स इट। उसके बाद 10 to 20 मिनट्स काफ़ी है बालों को ऑयलिंग का एक्सपोजर। उसके बाद आपने शावर ले लेना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ शावर लेने से पहले, बाल वॉश करने से 20 मिनट पहले आपने ऑयल लगाना है। ओवरनाइट ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, खासतौर पे डैंड्रफ वाले लोग जो हैं वो ऑयलिंग नहीं कर सकते ओवरनाइट, क्योंकि जो फंगस डैंड्रफ कॉज करता है वो ऑयल लविंग फंगस है, उसकी खुराक है ऑयल। तो अगर आप उसको ओवरनाइट ऑयल दे देंगे तो वो ऐसे डैंड्रफ अगले दिन आएगी बाहर कि आप कहेंगे जब ऑयल लगाया था डैंड्रफ बैठी हुई थी और जैसे ही ऑयल धोया है तो डैंड्रफ बाहर आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको खुराक मिल गई है और वो डबल ट्रिपल हो गई है वो फंगस। सही। तो इसलिए डैंड्रफ वाले लोग ऑयलिंग नहीं कर सकते, या अगर करेंगे भी तो 10-20 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। सही। डॉक्टर साहब, हम सर्दियों में बहुत सारे लोगों को देखते हैं धूप में काफ़ी देर बैठे रहते हैं नहा के, आप तो इससे तो बालों को कोई नुकसान नहीं होता? अच्छा, वो जो ना एक्सपोजर है 10-20 मिनट्स का जिसमें आप बाल ड्राई करने के लिए बैठे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप घंटों धूप में बैठे रहे हैं तो ये रिसर्च कहती है और ये प्रूवन बात है कि धूप जो है वो बाल सफ़ेद करती है। ये एक बस वो नहीं है, एक जो हमारा एक जुमला होता है बड़ा कॉमन कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, ये झूठ नहीं है, ये वाकई सच है कि प्री मैच्योर ग्रेइंग की एक कॉज ये है कि अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपके बाल वीक होना शुरू हो जाते हैं और अर्ली वाइट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने 1-8 घंटा बैठने से कुछ मसला नहीं होता, वो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहा के ना फौरन आप बालों में हल्का सा ऑयल सिर्फ कर लें तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, तो आपके बाल जो हैं वो अच्छे रहते हैं? जी बिल्कुल, कोकोनट ऑयल फिर अगेन कहूँगी स्कैल्प में नहीं लगाना वो ऑयल। आपने अब नहाने के बाद जो लगेगा ऑयल वो आपकी लंबाई में लगेगा, बालों की लंबाई में लगेगा, और वो भी बिल्कुल हल्की सी मिकदार जो कि कंडीशनिंग का काम करेगा और एक बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर है। इसको आप एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप बालों में हल्का सा ऑयल लगाएं, आप देखेंगे आपके बालों में एक जान आ जाएगी और वो बिल्कुल टैंगल फ्री हो जाएंगे। ठीक है। अब ऑयलिंग के बाद मतलब मुझे अब जैसे बहुत सारी ख़वातीन ऑफिस जाती हैं, यूनिवर्सिटी लड़कियां जाती हैं, अब होता है कि अच्छी तरह ऑयल निकालना है बालों से, सुबह बालों को ब्लो ड्राई करना है, तो मैं तो 2-3 दफ़ा शैम्पू कर लेती हूँ, उसके बाद कंडीशनर कर लेती हूँ, उनके बाल अच्छे भी हो जाएं, सॉफ्ट भी हो जाएं। तो ये प्रैक्टिस ठीक है?
अच्छा, एक तो ये कि रोज़ाना शैम्पू करना बालों के लिए अच्छा नहीं है। हम कहते हैं एक दिन का गैप होना चाहिए नेक्स्ट शैम्पू में। ये डिपेंड करता है कि आपके बालों में जो है वो कितना मॉइस्चर आता है, कितनी आपकी ऑयली स्कैल्प है। कुछ लोगों को हाँ बिल्कुल एवरी डे करना पड़ता है, क्योंकि एवरी डे आपको बालों में ऑयल आना शुरू हो जाता है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि अपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, आपके जो शैम्पू में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। आपके शैम्पू को सल्फेट फ्री होना चाहिए। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों के बॉन्ड्स को डैमेज कर देता है और क्यूटिकल्स को तोड़ देता है। तो उससे बाल बहुत अर्ली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स बनना शुरू हो जाते हैं या दरमियान से बालों का टूटना शुरू हो जाता है। तो अगर आप डेली शैम्पू करने वाले लोगों में से हैं तो कोशिश करें कि सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें या ऑर्गेनिक या हर्बल शैम्पूज़ की तरफ ज़्यादा जाएं। जी, होम रेमेडीज जो हैं ये हमारे बालों को कितना सपोर्ट करती हैं? अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं दही, तेल, अंडा, कुछ इस तरह की चीज़ें घर में जो है वो मास्क वगैरह बना के, कुछ लोग बनाना मास्क बालों को लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हमारे बालों को सेफ रखती हैं? जी बिल्कुल है ना, मेरी तो पूरा इस पे पूरा एतकाद है कि ये बिल्कुल सेफ़ रखती हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल्स नहीं है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, जब से हमने शैम्पूज़ शुरू किए थे तो ये सल्फेट वाले शैम्पूज़ की वजह से हमारे बाल ज़्यादा डैमेज हुए हैं और इनसे स्कैल्प की कंडीशन ज़्यादा वर्स हुई हैं। लेकिन अगर आप घर में अंडे, दही और सरसों के तेल का मास्क लगाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपके बाल अच्छे होते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ प्रोटीन। आपके बाल प्रोटीन के बने हुए हैं और उसके ऊपर आपने एक प्रोटीन की कोटिंग कर दी है विद अंडा एंड दही, तो वो डेफिनेटली आपकी क्यूटिकल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आपके बालों को एक अच्छा टेक्सचर दे रहा है। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स नहीं हैं जो आपके बालों को डैमेज करेंगे। खाने वाली दवाइयों से हम बाल अच्छे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ और जनरली भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते। जैसे कि हमारी खुराक में जिंक की बहुत कमी होती है, कॉपर की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंट होते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन आयरन डेफिशिएंट होती हैं क्योंकि एवरी मंथ मेंस्ट्रुएट कर रहे होते हैं तो आपका आयरन लॉस हो रहा होता है। तो हमें लाजमी एक मल्टी विटामिन्स रखने चाहिए जिसमें आयरन, कॉपर, सेलेनियम, जिंक हो, जो कि और बायोटिन हो साथ में, जो कि आपके बालों की सेहत ना सिर्फ बल्कि आपकी स्किन की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इससे डेफिनेटली बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलें जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और ये मेल फीमेल दोनों को अगर यूज़ कर लें तो कोई इसमें इशू नहीं? जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि लेडीज़ में ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उनको आयरन सप्लीमेंट सेपरेटली भी लेने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मर्द हजरात में बालों का गिरने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? क्या ये जेनेटिक भी होती है और फिर हम देखते हैं आहिस्ता 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 ये बाल गिरते गिरते गंजेपन तक भी चले जाते हैं? जी, जो मर्दों में मोस्ट कॉमन कॉज है बाल गिरने की वो एंडोजेनिक एलोपेशिया है, जिसको हम मर्दाना गंजपन कहते हैं या पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ये जीन्स में भी होता है और ज़रूरी नहीं कि ख़ानदान में हो। कभी बिल्कुल बच्चे आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी के बाल नहीं गिरे और हम गंजे होना शुरू हो गए हैं 15 साल की उम्र से। तो ये क्या है, ये आपके हार्मोन्स करते हैं, मर्दाना हार्मोन्स का ये होता है। और बस ये आपका मसला है जो कि ऑनगोइंग मसला है। इसके लिए दवाइयाँ भी मौजूद हैं, इसके लिए लेटेस्ट तरीके भी मौजूद हैं, प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं। तो इसको बिल्कुल बर वक्त रोका जा सकता है। जैसे ही आपको लगे कि आपके क्राउन के एरिया में थिनिंग शुरू हो गई है या पीछे ऑक्सीपिट में एक चांद बनना शुरू हो गया है, खालीपन शुरू हो गया है, तो फ़ौरन से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। वो आपको कुछ खाने वाली दवाइयाँ या कुछ स्प्रेज ऐसी देंगे जिससे ये बालों का गिरना रुक जाएगा और काफ़ी अरसे तक स्टेबल रहेगा। सही। चलिए जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको कुछ ऐसी अलामात जाएं तो आपको स्पेशली जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, हम ये करते हैं कि कुछ ऐसी अलामात आई तो घर में अच्छी सी ऑयलिंग करनी शुरू कर दी, शैम्पूज इधर उधर से देख के लेने शुरू कर दिए, फिर आपके पास यूट्यूब में आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ मिल जाती हैं। तो इसके साथ साथ मुझे ये बता दें कि ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास भी जाएँ, खाने वाली दवाइयाँ भी लें? जी अना, ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर मिलें ताकि आपके, क्योंकि हर किसी की रीज़न डिफरेंट हो सकती है। रीज़न डिफरेंट है। डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि बालों के गिरने की वजह क्या है। हो सकता है कि वो किसी बीमारी का शिकार हों। कुछ बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिसमें एक्यूट हेयर फॉल शुरू हो जाता है, तो उनको बर वक्त पकड़ा जा सकता है अगर आप अपने मौलिद से रब्ता कर लेते हैं। और रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं कुछ, जैसे अभी आयरन डेफिशिएंसी की हमने बात की है, आपको एनीमिया है, आपको पिलाहट है पूरे फेस पे, तो आपके डॉक्टर देखते ही आपको बता देते हैं कि जी आपको आयरन डेफिशिएंसी, आप आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। अब अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स लेने की बजाय सर को रगड़ना शुरू कर देंगे तो कोई फाका नहीं होगा। डॉक्टर साहब, थायराइड भी एक वजह होती है? बिल्कुल, थायराइड ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून इस तरह की और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे उनमें एक डायबिटीज़ भी है, थायराइड की डिजीज़ हैं, कुछ किस्म की खून की कमियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में आती हैं, कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, SLE, लुपस के प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में हेयर फॉल होता है। तो इसलिए मौलिद से मिलना, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है
ताकि इस तरह की कोई भी बीमारी है तो उसे बर वक्त उसका इलाज किया जाए, बजाय कि वो बहुत एडवांस हो जाए और आप और मिसाइल में घिर जाएं। ठीक हो गया, तो ये आपको लाजमी तौर पर जो है किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं हमारे सर के बाल कम है, स्किन पे बाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, उसकी क्या रीज़न है? ख़वातीन में इसकी सबसे मेजर रीज़न हार्मोनल प्रॉब्लम है। जैसे ही ख़वातीन के हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो सर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी वाला एरिया या आपके मॉस्टैच एरिया हो गया। इसको हम फिर मेल पैटर्न हेयर में वो आ जाती हैं, तो उसमें उनके हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, उनकी लैब टेस्ट कराए जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, हमारे पास मुस्तनद इलाज मौजूद है जो कि आप कहें कि बिल्कुल सेफ भी है, उससे कोई भी आपको बाद में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर लोग बहुत ज़्यादा गंजेपन का शिकार हैं, बाल लगवाना चाह रहे हैं, तो वो होता है ना, आपको एक सर्जरी टाइप की होती है तो लोग बड़ा परेशान होते हैं, खौफज़दा भी होते हैं कि ये नहीं कराना, तो क्या ये सेफ है और अच्छा इलाज इसमें बेस्ट क्या है वो आप बता दें? जी है ना, इसमें हम गंजपन की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम कहते हैं कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम बहुत सारे और तरीके, जैसे आपने PRP का सुना होगा, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, उसके साथ हम बायोटेन या डिफरेंट बूस्टर्स, हेयर बूस्टर्स को कंबाइन करके लगाते हैं, उससे काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। उसके बाद लेटेस्ट एक्सोसोमल थेरेपीज आई हैं, एक्सोसोम्स भी इसी तरह से इंजेक्ट किए जाते हैं आपकी स्कैल्प में, और उससे हमने लेटेस्ट अभी देखा है कि बहुत सारे एडवांस एलोपेशियाज को भी रिकवर किया जा रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन चूंकि ये जो तरीका इलाज है ये अभी अभी आए हैं, इनको प्रैक्टिस करते हुए हमें 2-3 साल हुए हैं, तो हम लॉन्ग टर्म इनकी कॉम्प्लिकेशंस को नहीं बता सकते, लेकिन अभी 3 साल के अरसे में हमने जितना देखा है इनके फायदे ही देखे हैं। डॉक्टर साहिबा, फिर आपके बाल क्या प्रॉपर ग्रो करते हैं जिस तरह हमारे नॉर्मल ह्यूमन हेयर बढ़ते हैं? जी बिल्कुल प्रॉपर ग्रो करते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से लंबे होते रहते हैं, जैसे क्योंकि वो आपके हेयर को स्टिमुलेट कर देता है। होता क्या है बेसिकली, जब गंजपन शुरू होता है तो एक हेयर फॉलिकल में से 4 बाल निकलते हैं नॉर्मली, लेकिन जब गंजपन शुरू होता है तो वो बाल जो है 4 की बजाय 1 रह जाता है, और वो भी थिन हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा बाल होता है। तो हम ऐसे सारे प्रोसीजर से हम क्या करते हैं कि हम उस हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी उसको जगा देते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो दोबारा से उस बाल की मोटाई बढ़ जाती है, और वहाँ से दोबारा से 1 की बजाय 3-4 बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो, तो बालों का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप ये बता दें कि हमारी डाइट का क्या रोल होता है इन दी एंड, क्योंकि हम जब भी अपनी स्किन की बात करते हैं, अच्छी हेल्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहले मेजर रोल हमारी डाइट का होता है, तो बालों के लिए भी डाइट का रोल क्या बहुत अहम होता है? जी बिल्कुल, मैं अपने मरीजों को भी यही कहती हूँ, बाल पौधों की तरह है, जैसी खाद लगाएंगे वैसे पौधे उगेंगे, तो इसी तरह खुराक आपकी खाद है, बालों के लिए खाद है, फर्टिलाइज़र है। तो आपने आयरन वाली चीज़ें, जैसे कि आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या अंडे की जर्दी है, या आपका मीट हो गया, कलेजी हो गई, जिसमें आपके आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये आपका मस्ट है, ये आपने ज़रूर लेना है। फिर हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, दूध का इस्तेमाल, चीज़ का इस्तेमाल, ये बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। तो इन 2 चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे आप, तो आप देखेंगे आपके बाल हेल्दी रहेंगे। चलें जी, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि बाल जो हैं वो एक ही दफ़ा अल्लाह ताला, तो उनका ख्याल करें, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स ना कराएं। आजकल बहुत इन है कि आप केराटिन करा रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स करा रहे हैं, तो मैं ये आपको बताऊं कि एक दफ़ा अगर आप बालों पे एक स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर करा लेते हैं परमानेंट वाला, तो आपके बॉन्ड्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, और आपके बाल बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हो सकते जब तक नए बाल स्कैल्प से नहीं आते। तो इसलिए प्लीज़ इनको लिमिट करें, और नेचुरली अपने बालों को खाने से और खाने पीने से और इसकी हेयर केयर करने से इनको बेहतर करें, ना कि प्रोसीजर्स की तरफ जाएं। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त एडवाइस है। आप अच्छी डाइट रखेंगे तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, आज वर्ल्ड बास्केटबॉल डे है। खेलों की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आपके सेहतमंद तंदुरुस्त रहने में खेल का किरदार क्या है ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि हमारे अब स्कूल्स में भी उस तरह से खेलों के फरोग के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड्स जो हैं उनकी कमी होती चली जा रही है, तो इस वजह से ये वाले खेल भी कम होते चले जा रहे हैं। बास्केटबॉल खेल कैसा है इस पर हम बात करेंगे और इसकी अहमियत के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। बास्केटबॉल प्लेयर जैन खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। नॉर्मली जो हम खेल देखते हैं जिसकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ वो हम क्रिकेट को ही देखते हैं, ज़्यादा रुझान है। सो बास्केटबॉल कैसा खेल है?
मैम बास्केटबॉल तो पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल खेल है। पाकिस्तान में इतना इस पे गौर नहीं किया गया क्रिकेट के अलावा। जैसे क्रिकेट को हम बड़ा शौक से देखते हैं और खेलते भी हैं, और जैसे मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मैं तो बास्केटबॉल को बड़ा पसंद करता हूँ, और स्कूल लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे बड़ी खेली जाती है। पर ये है कि जैसे पता स्कूल से पास आउट होते हैं और स्कूल के बाद ये इतना इस पे गवर्नमेंट लेवल पे भी और स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी हमको ना खेलने का इतना मौका नहीं मिलता नेशनल प्लेटफॉर्म। इसलिए ज़रा थोड़ा ना पाकिस्तान में नज़र नहीं आती है। खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसकी मकबूलियत इसलिए कम है कि प्रॉपर उस तरह से ग्राउंड्स में प्लेयर्स को ये सहूलत दी नहीं जाती, या फिर सिखाने वाले कम हैं? मैम सिखाने वाले कम हैं, खेलने वाले ज़्यादा हैं जूनियर लेवल पे, स्कूल लेवल पे। और ये हमारे पास ग्राउंड्स की भी कमी है, हमारे पास बजट की भी कमी है। ऐसे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है हमारी फेडरेशंस अपने आप से जितना कुछ करती हैं और प्लेयर्स को प्रोवाइड कर सकती हैं वो तो कर रही हैं। बट हम तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें बास्केटबॉल को और बाकी दूसरी दीगर गेम्स को भी प्रमोट करने के लिए कोई बजट और फंडिंग वगैरह, क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और फिर आपके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट भी मौजूद है, सिर्फ आपको उसको निखारने की ज़रूरत है। अच्छा जी, बास्केटबॉल गेम कैसी है, इसके बारे में थोड़ी बताइएगा। आप माशाल्लाह काफ़ी आपकी हाइट है, तो ये क्या वही लोग खेल सकते हैं जिनकी हाइट बहुत लंबी हो? मैम हाइट का एडवांटेज तो है, पर हम पाकिस्तान में बड़े बड़े छोटी हाइट वाले लोग भी हैं जो बड़े फेमस प्लेयर हैं पाकिस्तान के। टीवी पे इतना दिखाया नहीं जा रहा, पर हमारे छोटे लेवल के प्लेयर वो अपनी स्पीड से वो कवर करते हैं। जिनका डिसएडवांटेज है हाइट का, वो अपनी स्पीड से कवर करते हैं, सेटिंग ज़्यादा होते हैं। सही, तो बास्केटबॉल कौन कौन लोग खेल सकते हैं, खेल कैसे, थोड़ी सी इसके बारे में बताइए। मैम असल में बास्केटबॉल का पहले बताऊँ सिनेरियो कि ये 12 प्लेयर्स की टीम होती है, इसमें 5 प्लेन सेट के प्लेयर होते हैं, और ये जो 5 फर्स्ट राउंड खेलते हैं इसमें और 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। इंटरनेशनली ऐसे खेले जाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। सही। अच्छा, जिस तरह से हम बाकी गेम्स में देखते हैं कि प्लेयर का फिट होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फुटबॉल है चाहे वो क्रिकेट है, आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी होती है। सो क्या इस गेम में भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है? बास्केटबॉल वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम है पूरे वर्ल्ड में। फुटबॉल होगी, बास्केटबॉल होगी, ये और सिमिलर ही होगा, इसमें बड़ी स्पीड और आपको एथलेटिसिज्म बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें खेलने के लिए। सही। सो मुझे ये बताएं कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या था, कैसे सीखा, कैसे आप बास्केटबॉल, बाकी गेम्स भी होती है ना, सो व्हाई जस्ट बास्केटबॉल, आपने कैसे स्टार्ट किया? मैं तो अपनी हाइट की वजह से आया था। मैं स्कूल लेवल मुझे अपने टीचर से निकाला था कि मेरी हाइट है और आप बास्केटबॉल खेला करें, तो मैंने वैसे स्टार्ट की। बाद में मुझे स्कूल से मैं कॉलेज में गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, और अब इस टाइम मैं पिछले 6 साल से पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे। ठीक है। सो क्या ये भी प्लान है कि आगे से सिखाएं भी, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की कि आपके पास जो टैलेंट है उसको सामने लेकर आएँ और उनमें निखार लेकर आएँ? जी मैम, हम सिखा भी रहे हैं, अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। हमारा एक क्लब है डॉन बॉस्को, तो वहाँ अपने जूनियर्स को सिखाते हैं और बड़े सीनियर से अपने सीखते भी हैं। अभी हम सीखने का प्रोसेस नहीं, अभी भी हम सीखते भी हैं और अपने जूनियर्स को जितना हमें मौका मिलता है हम सिखाते भी हैं। सही। सो मुझे ये बता दें, मुश्किल गेम तो नहीं है, क्या आसानी से सब लोग खेल सकते हैं? मैम मुश्किल तो नहीं है, पर ये बंदा बड़ा एंटरटेन होता है। आप जो प्लेयर है वो भी बड़ा एंटरटेन होता है, और जो देख रहा होता है तमाशी वो भी बड़ा एंटरटेन होता है। एंटरटेनिंग गेम है मैम। सो प्रैक्टिस कितनी इसके लिए चाहिए होती है? मैम प्रैक्टिस तो चाहिए। अब मैं पिछले 12-14 साल से गेम कर रहा हूँ बास्केटबॉल, और हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, नो डेज ऑफ, तो 3 से 4 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। So, इसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। जी बिल्कुल। आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है? मैं सेंटर प्लस फॉरवर्ड हूँ। मैं सेंटर टू फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, बट इसमें 3 मेन पोजीशंस हैं। फर्स्ट इज सेंटर, फॉरवर्ड एंड गार्ड। मुझे ये बता दें, बॉल क्या बड़ा स्पेसिफिकली और इसका डिफरेंट सा बॉल होता है बाकी गेम्स में हम जैसे देखते हैं? जी मैम, बास्केटबॉल एक डिफरेंट बॉल है। ये स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल फेडरेशन जो है हर 3 से 4 साल बाद बॉल चेंज करती हैं, बट वो इंटरनेशनल साइज होता है, इंटरनेशनल बॉल होता है। ये फुटबॉल जैसा बॉल नहीं होता, ये थोड़ा हार्ड बॉल होता है। हार्ड बॉल होता है। सो स्टार्ट जो लोग ले रहे होते हैं उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना है कि उनका बॉल बड़ा स्पेसिफिकली जो बास्केटबॉल के लिए यूज होता है वही होना है। स्टार्ट में तो आप कोई भी एक माइनर से बॉल ले सकते हो, बास्केटबॉल होगा, फुटबॉल से बास्केटबॉल नहीं खेल सकते आप, पर बास्केटबॉल डिफरेंट गेम होता है। पर अब ये थोड़ा हल्का वाला ले लें स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, आपके रिंग की जो हाइट होती है वो आपके गेम का एक सेट पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होती है? 10 फीट हाइट होती है। ठीक है, वो कंफर्म होती है। जी, वो कंफर्म है, स्टैंडर्ड साइज है। इसमें क्या ग्रुप्स में भी आप खेल सकते हैं?
मतलब आपकी टीम जैसे बनती है ना, जी। सो एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? मैम एक टीम में 12 मेंबर्स होते हैं और 5 फर्स्ट सेट खेलते हैं जो स्टार्ट लेते हैं, और 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं हर टीम के सही। जो चेंज पे रहते हैं। सो आप बास्केटबॉल के बारे में तो हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब हमारे पास स्कूल्स की सतह पर मेरे ख्याल से सबसे पहले इसको सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स में अगर आप बच्चों को सिखाएंगे, और नो डाउट हेल्दी एक्टिविटी तो है ही, लेकिन आपके पास टैलेंट भी आराम आराम से सामने आना शुरू हो जाएगा। गेम्स का फ़ायदा क्या होता है, मुझे ये बताएं। आपकी शख्सियत को, हेल्थ को तो होता ही है, आपकी शख्सियत पे भी क्या चेंज आता है गेम से कुछ? मैम बिल्कुल आता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने प्लेयर से, अपने टीममेट से, ये आपकी डेली लाइफ पे बड़ा इफेक्ट करती है। तो मैं तो समझता हूँ हर पाकिस्तानी को किसी ना किसी गेम में इन्वॉल्व रहना चाहिए, किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। सो आप समझते हैं कि इसकी वजह से आपकी हेल्थ बड़ी स्पेसिफिकली जो है वो बिल्कुल, no ज़बरदस्त रह रही? क्योंकि अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें ना, तो हम हेल्थ को इतना अपना वो नहीं करते हैं, हम अपनी वॉक, एक्सरसाइज, जिम के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप किसी गेम में हैं तो वो मेंटली स्ट्रेस भी आपका रिलीज होना शुरू हो जाता है, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती मैम आपको एक बॉडी की थकावट तो होती है, पर आपको जो माइंड रिलैक्समेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। हम थके होते हैं तो हम अपनी गेम करते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। है। बिल्कुल। हम तो समझे इसके एडिक्ट हैं हम गेम के, ना करें तो हम अपने आप लो फील रूटीन में करते हैं। कितना टाइम देते हैं आप? रूटीन में मैम हम बास्केटबॉल को 2-2.5 घंटे बास्केटबॉल के, और 1-1.5 घंटा जो अपनी फिटनेस जो जिसमें जिम है और कार्डियो वगैरह वो करते सही। हैं। यानी जिन लोगों ने सीखना है और जिन्होंने स्टार्ट लेना है, उनको मेहनत और लगन करनी है, जी, और हर बिल्कुल। रोज अपनी रूटीन बनानी है। जिस तरह हम बाकी चीज़ों को देखते हैं ना, टाइम देते हैं, स्पेसिफिकली आपको टाइम निकालना होगा, तभी आप ज़बरदस्त तरीके से खेल सकेंगे। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही है कि अपनी सेहत पे काम करें, अपने आने वाले फ्यूचर को देखें, आपका सेहतमंद फ्यूचर हो आपका, और किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, जिम करें, कार्डियो करें, रनिंग करें, बस। हाँ, हेल्थ आपकी ऐसे ही अच्छी रह सकती है कि आप किसी ना किसी गेम के साथ जो है वो मुंसलिक हो जाएंगे, या फिर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो वेल एंड गुड। बाकी ये स्पोर्ट्स जो है, ये ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिहाज से बल्कि आपको मेंटली भी रिलैक्स करती हैं। तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरे ख्याल से स्कूल्स को इस पर स्टार्ट से ही काम करना होगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ख्याल रखिए हमारी और आपकी मुलाकात होगी जी मंडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।